फ्रेंड्स, आई एम श्रेया और चलिए आज हम 3 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं अगले। भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट कीजिए। तो वित्त आयोग का जो गठन है हमें इसके बारे में लिखना है 3 मार्कर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किस अनुच्छेद में है। ये है अनुच्छेद 280 में, मतलब 280 जो नंबर है अनुच्छेद उसमें है। अगला क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, ठीक है। ये और वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है और इसकी जो संरचना है वो क्या है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अब वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ रेंज है। तो वित्त आयोग का हम सिर्फ एक लाइन में इसका कार्य क्या है वो डाल सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है उसके लिए, ठीक है? के लिए इसकी स्थापना की, ओके। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाने का प्रमुख कारण क्या था। संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारे मूल संविधान में रखा गया था। किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में, ओके। फिर बाद में वो हटा दिया गया, ओके। अब लेकिन इसको हटाने के बाद, इसको मूल अधिकार हटाने का प्रमुख तो कारण क्या था कि इसको हटाया गया, तो इसका मेनली कारण था कि हमें भूमि अधिग्रहण में समस्या आ रही थी, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम को सही अर्थों में लागू करने के लिए हमने इस जो आर्टिकल है इसको हटाया था और इस अधिकार को हटाया था और हमने इस अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया, ठीक है। तो हमने इससे पहले ये किसमें था, पूरे मूल अधिकारों के 19 में भी था और 31 के अंतर्गत भी था, आर्टिकल 31 के अंतर्गत भी था। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या थी, ये एक विधिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 300 का में इसको रखा गया है। और ये संवैधानिक संशोधन 44वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके तहत जो 1978 में हुआ था उसके तहत तो हमने मूल अधिकार में हमने इसको विधिक अधिकार बनाया, ठीक, और मूल अधिकारों से हटाया। और इसका कारण क्या था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को हमें लागू करना था, इसलिए हमने इसको मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में है, इसमें सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों को लिखिए। तो हमें क्या है, 11वीं अनुसूची के बारे में लिखना है और उसके जो उसमें जो चीजें बताई गई हैं उससे बात लिख उसके बारे में। तो ये 11वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें कौन कौन से चीजों को रखा गया है, पंचायतों के अधिकार के बारे में बताया गया है, प्राधिकार दायित्वों के बारे में बताया गया है। और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जिसपे हमारे जो है पंचायतें जो है, ग्रामीण पंचायतें जो है कार्य कर सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत मान्यताओं को लिखिए। तो हमें प्रस्तावना में मूलभूत मान्यताएं उनको लिखना है। तो हमने सबसे पहले तो एक संप्रभुत्व संपन्न, मतलब एक ऐसे देश की बात की जो संप्रभु हो, मतलब जो अपने के ऊपर कोई और राज नहीं करता, हम खुद ही अपने देश का शासन प्रशासन चलाते हैं। तो संप्रभु राज्य और दूसरा गणराज्य, ठीक है। तो पहले हम संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना की बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं न्याय की, किस तरीके के, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। अगला क्या, हम विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो हम ये 3 मूलभूत बातों को लिखिए, ये हमने बता दी कि 3 मूलभूत बातें क्या हैं हमारे संविधान। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, मतलब हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे उनके बारे में पूछा है, ठीक है। तो सर बी एन राव जो थे उनको हमारे संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
संविधान में भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो हमने 6 मौलिक अधिकार हमें दिए, ठीक है, भारतीय संविधान में, तो उनके नाम लिखने बोले हैं इसमें। तो पहला अधिकार है समानता का, हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये हमें किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 29 और 30 में। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमें किस में दिया गया, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25 से 28 के में दिया गया है, ठीक है। हम इसमें साइड बाय साइड लिख सकते हैं आर्टिकल्स के नाम। क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति की स्थापना किस वर्ष एवं किस उद्देश्य से हुई थी? तो हम अनुमान समिति मतलब एस्टिमेटेड कमेटी जो है, मतलब प्रकलन समिति जो है, की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तब उस समय जो है जॉन मथाई जो थे, हमारे वित्त मंत्री थे, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर इसको स्थापित किया गया था। इसके अन्य नाम भी हमने बता दिए हैं, प्रकलन समिति, स्थायी मितव्ययिता समिति और संसद की स्थायी समिति, स्थायी मितव्ययिता समिति, ठीक है। और ये संसद की एक स्थायी समितियों में सबसे बड़ी है। संसद की स्थायी समितियां होती हैं उनमें ये सबसे बड़ी एक समिति। सदस्य जो है 30 है। हमने प्रकलन समिति के बारे में यहाँ कुछ चीजें बता दी, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा मेन क्या पूछा है, किस वर्ष में, तो हमने वर्ष बता दिया 1950। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा जो प्रस्तावित व्यय होता है उसकी समीक्षा करना, ठीक है, कि ये व्यय जो है ठीक है या नहीं, उसमें कम ज्यादा करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है। जब सरकार पे डिपेंड करता है कि वो उन रिकमेंडेशन, उन सलाहों को माने या ना माने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जब हमारा संविधान निर्माण कराया जा रहा था तो उनमें कई महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन था। तो कितनी महिलाएं थी? तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 15 महिलाएं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? ये पूछा कि भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, ठीक है। और उसका अगला क्या है, उसकी प्रथम बैठक किस तिथि को हुई, और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें सीधे पूछ, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो निर्वाचन कब हुआ संविधान सभा के लिए? निर्वाचन कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के बारे में सीधे एक शब्द है और बोला इसके बारे में लिखो, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। क्या है? एक रिट है, आप ये भी लिख सकते हैं, रिट है आर्टिकल 32 में बताया गया है, भाग 3, ठीक है। और ये रिट जो है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकारी जो है वो अवैध रूप से जो है उसको बंदी बना लेता है। तो कोर्ट जो है ये आदेश देती उस अधिकारी को कि उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए हमारे सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? वयस्क मताधिकार क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर्स का है वो वोट दे सकता है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, नस्ल भेद, यहाँ पर किसी भी आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वयस्क अधिकार का मतलब क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने का अधिकार है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।